नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपने उत्तराखंड का और रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग लिया और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर घर घर तिरंगा लहराने और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने इंद्रमणि बडोनी और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिभा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गांधी पार्क से घंटाघर तक हजारों लोगों के साथ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश के स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास, रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और देवभूमि के मूल स्वभूप की रक्षा का संकल्प दोहराया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीलू, रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और पुरस्कार सम्मानित समारोह में प्रदेश की 13 महिलाओं को तीलू, रौतेली और पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली साहस और नारी शक्ति की अमर प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार की राशि 51,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और पुरस्कार की राशि 51,000 से बढ़ाकर 61,000 रुपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया और राज्य में अब महिला और पुरुष श्रमिकों को सम्मान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और सरकार ने वेतन को लेकर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। कैबिनेट में उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है और इसके तहत प्रदेश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। करीब 30 लाख से अधिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अनिवार्य रूप से मिलेगा और वहीं ओवरटाइम करने वालों को दुगना टाइम भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और सरकार के इस फैसले को भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने श्रमिक हित में बड़ा कदम बनाया और उन्होंने कहा कि ये खास तौर पर महिला श्रमिकों को इससे आर्थिक मजबूती मिलेगी और कार्यस्थल पर समानता का बढ़ावा मिलेगा और धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है और हमारी सरकार हमारे देश और महिला सशक्तिकरण और श्रमिकों के हित में काम करती रही और आगे भी काम करती रहेगी। देखिए, धामी सरकार जिस प्रकार से महिलाओं को लगातार सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हुए कार्य कर दिखा रही है, उसी के तहत उनका एक ये नया काम जो है कि जिसमें कैबिनेट में इन्होंने ये कहा है कि महिला श्रमिकों चाहे पुरुष श्रमिकों उसमें सबको समान वेतन मिलना चाहिए। एक ये काबिले तारीफ निर्णय है क्योंकि धामी सरकार कभी भी किसी भी महिला को पुरुष से कमतर नहीं आंकती। उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल ये है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसमें सबके लिए एक समान अधिकार है। तो जब सबके लिए एक समान अधिकार है तो एक समान वेतन भी हर किसी के लिए होना चाहिए। कभी भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर नहीं आंकना चाहिए। इसी के तहत कैबिनेट बैठक में अब की बार ये जो निर्णय लिया गया उसके लिए सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से माननीय मुख्य उत्तराखंड सरकार ने समाज के एक कमजोर वर्गों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई 2026 की पेंशन जारी कर दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय डीबीटी के माध्यम से 9,87,017 लाभार्थियों के खाते में कुल 140 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक की पेंशन राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और पेंशन जैसी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे खाते में भेज रहा है और ताकि पात्र लोगों को बिना किसी
परेशानी के लाभ मिल सके और सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे और किसी भी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रही है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि इस बार 9.87 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन दी गई और जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की 2.15 लाख पेंशनर भी शामिल हैं और जिन्हें नई SNA स्पर्श प्रणाली से भुगतान किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त एक्शन एक बार देखने को मिला और प्रेमनगर स्थित नंद की चौकी पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल की अप्रोच रोड कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो गई और इसके बाद मामले की जांच कराई गई और जांच में लापरवाही सामने आने पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और कार्रवाई के तहत अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता अमित त्यागी और कनिष्ठ अभियंता नवीन करनवाल को निलंबित कर दिया गया और तीनों इंजीनियर लोक निर्माण विभाग के देहरादून स्थित क्रांति खंड से जुड़े थे और लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने शुक्रवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किया और सरकार के इस फैसले को लापरवाही पर संदेश के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करती लगातार धामी सरकार रह रही है। जिस प्रकार से पहले भी हमें देखने को मिला है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार अगर देखने को मिला है तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की गई है। इससे पहले भी 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों पर सस्पेंशन या निलंबन किया गया है। उसी क्रम में नंदा के पुल की चौकी के पुल की जो अप्रोच रोड थी उसमें जो संबंधित अधिकारी तीनों थे उन पर भी कड़ी कार्यवाही करी गई है, उनको निलंबित किया गया है क्योंकि किसी भी प्रकार की लापरवाही उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो उसके प्रति जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उसको तैयार रहना चाहिए भ्रष्टाचार करने से पहले कि ये धामी सरकार है, ये किसी भी मामले में किसी भी भ्रष्टाचार को उत्तराखंड में पनपने नहीं देगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 2022 में हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर दी है और दिल्ली में हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शीर्ष नेतृत्व में बड़े नेताओं को हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि पार्टी 29 सीटों पर विशेष रणनीति के साथ में काम कर रही है और जहां 2022 में कम अंतर से हार मिली थी, उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट, अनिल बलूनी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई और सितंबर से अक्टूबर तक वरिष्ठ नेता विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कर कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं से संवाद करेंगे का काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस लगातार उन सीटों पर रहा है जहां पर हमारी हार हुई थी किसी भी कारण से। उस कारण को समझने के लिए भी हमारी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं ने इन सीटों पर प्रवास करने का जो निश्चय लिया है, क्योंकि अभी सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक हमारे इसमें प्रवास होंगे। तमाम हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व सांसद हो या वर्तमान सांसद हो, माननीय मुख्यमंत्री तक को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक विधानसभा से अनिल बलूनी से को भी इसमें जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन 23 सीटों पर किसी तरह से हमारे कम मार्जिन से हमने हारने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे वरिष्ठ नेताओं का संवाद और उनकी विचारधारा से सबको साथ लेते हुए, सबको समाहित करते हुए तमाम विकास कार्य उन क्षेत्रों में किए जाएंगे जिन सीटों पर कहीं ना कहीं हम कमजोर थे। तो ऐसा नहीं है, हमारा चाहे वरिष्ठ नेता हो या हमारा कार्यकर्ता हो, लगातार उन क्षेत्रों में बना हुआ है। जन जन की सरकार के वहां कार्यक्रम होंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी प्रवास करेंगे, हमारे तमाम जो सांसद है वो भी प्रवास करेंगे और पूर्व
पदाधिकारी जो वरिष्ठ हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन पुराने कार्यकर्ताओं ने हम भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया था, उन सबके साथ संवाद करते हुए, उन सबको साथ लेते हुए हम इन विधानसभाओं में अपना परचम लहराने का काम करें। उत्तराखंड सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को बड़ी राहत देते हुए जुलाई 2026 के पेंशन जारी कर दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से 9,87,017 लाभार्थियों के खाते में कुल 146 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक की राशि पेंशन ट्रांसफर की और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के प्रतिबद्ध है और पेंशन जैसी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे खाते में भेजा जा रहा है ताकि पात्र लोगों को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके। और सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे और किसी भी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को कार्यालय के चक्कर न काटना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रही है। और समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि इस बार 9.87 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन दी गई है और जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 2.15 लाख पेंशनर्स भी शामिल हैं और जिन्हें नई NSA परामर्श और प्रणाली से भुगतान किया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून पावटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी के पास में टॉस नदी पर बने करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने एक नए पुल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और उद्घाटन के महज 16 दिन बाद ही पहली मानसून बारिश में पुल की अप्रोच रोड धंसने से निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुख्य पुल पूरी तरह से सुरक्षित है और केवल अप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा है और मामले में कार्रवाई करते हुए 3 इंजीनियरों को निलंबित किया गया है। लेकिन जिस कंपनी को निर्माण का ठेका दिया गया था उस पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और इस बीच मामला तब और गर्मा गया जब सामने आया कि संबंधित कंपनी भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति से जुड़ी बताई जा रही है और स्वयं रुचि भट्ट भी इसमें भागीदार है और विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर मिलीभगत और पक्षपात के आरोप लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए रुचि भट्ट ने कहा कि कंपनी उनके पति की है और वह भी उसमें भागीदार है, लेकिन घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की मांग है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई भी हो। हालांकि रुचि भट्ट ने इस पर सफाई देने के बाद भी मामला सवालों के घेरे में बना हुआ है। देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और मैं डिनाई भी नहीं करती हूँ। ये सच है कि मैं उस कंपनी में कुछ हिस्सेदार हूँ। भले वो बहुत पुरानी कंपनी थी, अभी वो जैसे भी ट्रांसफ़र भी हो गई है, वो पहले से ही ट्रांसफ़र थी मेरे फैमिली मेंबर के ही नाम, लेकिन मैं उस बात से बचना नहीं चाहती। मैं आपको स्पष्ट बोलती हूँ कि अगर कोई भी कोताही बढ़ती गई है और कोई भी दिक्कत है, जैसे कि जांच बैठी है और सरकार ने जांच बिठाई है और उस पर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने प्रकाशित हुई हैं, उसके बाद जो भी मैं कहती हूँ सज़ा मिले या जो भी आप कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, सरकार ने एकदम फ्रंट फुट पे आते हुए, ऐसे नहीं कि वो मेरी कंपनी थी तो कोई सरकार इस पर बैक फुट पे थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए बात को रखा है और इसमें कोई भी दोषी है तो वो हमारे जो भी जांच की रिपोर्ट आती है हम सर्वमान्य हैं। उसमें मैं अपनी जिम्मेदारी से बचने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं कोई साधारण महिला होती तो मेरा शायद ये ट्रायल नहीं होता, लेकिन वो भी गलत नहीं है। मैं एक जिम्मेदार पद पे हूँ, एक पार्टी के पद पे हूँ जिनकी सरकार चल रही है, तो उसमें अगर सरकार जांच कर रही है तो मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि कुछ भी निर्णय निकल के आएगा, यही मेरे मानने हैं। नंदा की चौकी स्थित टॉक्स नदी पर नवनिर्मित पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के मामले में तकनीकी खामियां पाए जाने पर प्राथमिक खंड लोक निर्माण विभाग देहरादून के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता अमित त्यागी और कनिष्ठ अभियंता नवीन गैरोला को निलंबित कर दिया गया और माही इस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री को सबसे पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट के पति पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की मिली भगत की वजह से ये सब हुआ है और उनका ठेकेदारी का लाइसेंस मुख्यमंत्री को कैंसिल करना चाहिए था। राजेंद्र सिंह ने भंडारी ने कहा कि इंजीनियर पर कार्रवाई करना ठीक नहीं है और कार्रवाई ठेकेदारों पर होनी चाहिए
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मिलीभगत की वजह से इस पल में इतना बड़ा घोटाला हुआ। अरे इंजीनियरों पे क्यों गाज गिरोगी? गाज गिरो उस ठेकेदार पे, उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। जो तुम्हारा पार्टी का जो है बड़ा पदाधिकारी है, जो तुम्हारी रुचि भट्ट जो है, जो तुम्हारी महिला की अध्यक्ष, जो उसका पार्टनर है, उसके कायदे में तो उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। इंजीनियरों से जैसा काम करोगे तो वैसे ही तो करेंगे वो। तुम जब उनसे कमीशन खाओगे 80% कमीशन खाओगे तो 20% में क्या कौन से गुणवत्ता काम हो जाएगा? मेरा सीधा सीधा मानना यह है, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप ठीक है कार्यकर्ताओं को ठेके दे रहे हो तो, लेकिन कम से कम उनकी पहली गारंटी की गुणवत्ता काम होना चाहिए। अगर 70-80% किसी विकास के कार्य में अगर कमीशन मांगा जाएगा तो काम कभी भी ठीक नहीं होगा। और इस इंजीनियरों को दबाव में लाके तुम जो है जिस प्रकार से लीपापोती करे, इस प्रदेश को बर्बाद मत करो प्लीज। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने लक्ष्मण चौक और कावली रोड क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया और इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान खुद मौके पर पहुंचे और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। और अभियान में जिला प्रशासन और नगर निगम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वेस्ट वॉरियर्स संस्था और स्थानीय लोगों समेत 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने मिलकर क्षेत्र में सफाई की ओर लोगों को स्वच्छ के प्रति जागरूक किया। और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के बाद में भी नियमित सफाई और कूड़ा उठान और उसके सही निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि शहर को साफ रखने के लिए आम जनता की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से और नगर निगम और मल्टीपल एनजीओ जिसमें वेस्ट वॉरियर भी है और दूसरे और एनजीओ जो साथ में काम कर रहे थे, लगभग 100+ का हमारा नंबर था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्क के पास में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको सारा कलेक्ट किया है, सेग्रीगेट करने का प्रयास भी किया गया और एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया जिसमें मल्टीपल महिलाओं ने और उनके समूहों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसे कंटिन्यू किया जाएगा। और प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोके जाने के लिए हमारे जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से और आगे बढ़ाए जाएंगे और सभी एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के कावड़ मेला चरम पर पहुंच गया है और डाक कावड़ियों की बढ़ती आमद के साथ में पुलिस प्रशासन के सामने यातायात व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। और इसको देखते हुए एसएसपी नवनीत सिंह समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों की नजर कावड़ियों की आवाजाही और पार्किंग, हाईवे पर यातायात संचलन पर बनी हुई है। और डाक कावड़ शुरू होने के बाद बाहरी राज्यों में बड़ी संख्या में कावड़ वाहन हरिद्वार पहुंच रहे हैं और इसके चलते बैरागी कैंप और पददीप और दीनदयाल पार्किंग में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे अधिक दबाव बैरागी कैंप पार्किंग में है और जहां करीब 30,000 वाहनों की क्षमता है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि है और जिस दिन हमारे शिव भक्त जो हैं जलाभिषेक करते हैं, तो अभी पैदल शिव भक्तों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और 5 तारीख से ही जो बड़े कांवड़ व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स हैं वहाँ हमारे पास आ रहे हैं। और इसमें जो कि ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान हम लोगों का तय था कि जो बड़े ट्रक्स होंगे इनको वाया लक्सर, नगले मट्टी से लक्सर होते हुए बूढ़ी माता श्री से बैरागी में पार्क किया जाएगा। तो बैरागी में अभी वर्तमान में लगभग 16,000 गाड़ियाँ अभी वहाँ पे हैं, 16,000 से कुछ ज़्यादा, और लगभग 9,000 गाड़ियाँ वहाँ से निकल चुकी हैं। 16,000 अभी पार्कड हैं, कुछ पाइपलाइन में आ रही हैं, आमद काफ़ी हो रही है कल से। और 2 व्हीलर्स जो हैं, 2 व्हीलर्स और लाइट व्हीकल्स, इनको हम कोर एरिया में ले लेते हैं जो हमारी ट्रेडिशनल पार्किंग्स हैं, जिसमें कि गड्ढा पार्किंग हो गई या रोड़ी पार्किंग हो गई, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, पनदीप, चमगादड़ टापू, लाल जी वाला, और छोटी छोटी पार्किंग्स हैं जैसे कि मोतीचूर पार्किंग है और सरवान घाट पार्किंग है। तो यहाँ पे लाइट व्हीकल्स को और 2 व्हीलर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जर्जर और खतरनाक इमारतों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है और नगर निगम ऐसे भवनों को चिन्हित कर उन्हें मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है ताकि संभावित हादसों को समय रहते रोका जा सके। और नगर आयुक्त
आलोक कुमार पांडे ने बताया कि अब तक 21 जर्जर भवनों की सूचना नगर निगम को मिली है और सभी संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में भवन मालिक और किराएदारों के बीच में विवाद सामने आता है और लेकिन जर्जर भवन की सूचना मिलने पर नियमों के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाता है और नगर निगम का मुख्य उद्देश्य जन सुरक्षा और सुनिश्चित करना और संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। कि 21 बिल्डिंगों की ऐसी सूचना आई थी और नगर निगम द्वारा समस्त बिल्डिंगों को नोटिस अपना दे दिया गया है। कुछ मामले बहुत से ऐसे पुराने मकान होते हैं जिनके मामले मकान मालिकों किराएदारों के बीच विचाराधीन न्यायालयों में भी होते हैं। तो हम लोग को अगर सूचना मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं और नगर निगम द्वारा अपने मकान में सूचना और नोटिस शामिल कराई जा चुकी है। एसएसपी प्रेमेंद्र और डोभाल ने खाकी के कर्तव्य के साथ साथ कांवड़ियों की फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत कर इंसानियत का पक्ष निभाया और जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल कांवड़ यात्रा के बीच में व्यवस्थाओं को देखने के लिए ऋषिकेश पहुंचे और इंद्रमणि धनौनी चौक पर उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ खाकी के कर्तव्य के साथ साथ कांवड़ियों का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत कर इंसानियत का फर्ज निभाया और कांवड़ियों ने भी पुलिस कप्तान का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए माला पहनाई और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। कप्तान ने एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी और एसपी ग्रामीण जया बलूनी के साथ में मिलकर कांवड़ियों को फल खीर और ठंडे शरबत की छबील वितरित की और इसके बाद में उन्होंने कांवड़ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने बेहतर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को शाबाशी देकर उनकी हौसला अफजाई भी की और कप्तान ने बताया कि 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि के दिन तीर्थनगरी वीरभद्र सोमेश्वर और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। के पूरे क्षेत्र में गश्त कर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर अलर्ट रहेंगे। कांवड़ मेला की समिति पर उत्कृष्ट ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। भारी संख्या में ऋषिकेश में आ रहे हैं। तो वर्ष की भांति इस वर्ष भी देहरादून पुलिस कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए एक कैंप का आयोजन जो हम यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं लोगों की मदद से उन लोगों के सहयोग से लगाती आई है। वो भी आज भी देहरादून पुलिस द्वारा एक सेवा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में कांवड़ यात्रीगण आके जलपान वगैरह जो भी हमारी ओर से जो भाव है वो हम लोग एक व्यक्त करते हैं। इस समय कांवड़ यात्रा अपने पूरे इस तरह चरम पे चल रहा है। इस समय काफी भारी संख्या में लोग देहरादून से की ओर आ रहे हैं। ऋषिकेश IDPL के बाद वहां से विभिन्न स्थानों की ओर निकलेंगे। नीलकंठ महादेव की ओर को भी जाएंगे। आने वाले 2-3 दिन और ज्यादा टफ होंगे। इससे पहले आज ऋषिकेश में समस्त पुलिस कर्मियों से आके उनके विभिन्न स्थानों में जहाँ उनकी ड्यूटियां हैं उनसे बात करके आगे और ड्यूटियों को किस तरीके से मजबूत किया। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।